दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ओबीसी रिजर्वेशन बनाम मुसलमान, इसको लेकर एक अजीब तरह की बहस, अजीब तरह का विवाद छेड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। इस बीच कुछ मौके भी मिल जा रहे हैं। अब जैसे मसलन अभी चुनाव के दौरान ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले में ओबीसी रिजर्वेशन की जो लिस्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये अलग बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके आधार पर जो सर्टिफिकेट जारी की गई हैं पिछले 10 एक साल से, बल्कि 2010 के बाद से ही, उसमें जो लोगों ने नौकरियां पाई हैं उनकी नौकरियां इससे अफेक्ट नहीं होंगी। लेकिन लिस्ट को करेक्ट करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं माननीय हाई कोर्ट ने, और सरकार की जो पूरी लिस्ट बनाई गई है सरकार द्वारा, उसको उसने स्क्रैप कर दिया है। अब इसके बाद जो बंगाल की बात छोड़िए, बंगाल में जो नेता भाषण करने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, वह तो बोल ही रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी वो लगातार उस पर और बोले जा रहे हैं। इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक नोटिस दिया है सभी पार्टी के, सभी नहीं बल्कि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, उनके अध्यक्षों को कि उनके स्टार कैंपेनर सांप्रदायिक मामलों को न अपने भाषणों में उछालें। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि लगातार बड़े नेता देश के वो मुस्लिम आरक्षण से लेकर और हिंदू मुसलमान पर तमाम तरह के विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं करता सिवाय कागज पर कुछ नोटिस भेज देने के, कोई और उसका कोई एक्शन नहीं दिखाई देता। दोस्तों, इससे वाकई समाज में न केवल विषाक्त माहौल बनता है, बल्कि मैं बार बार कहता हूं कि इससे सूचना को एक तरह से कुंद कर दिया जाता है, जानकारी और ज्ञान को एक तरह से निगेट किया जाता है। इससे गैर जानकारी को, अज्ञान को बढ़ावा मिलता है। अब उदाहरण के तौर पे मैं अभी देख रहा हूं कि बड़े बड़े नेताओं के बयानों से प्रेरित होकर राजस्थान गवर्नमेंट विल रिव्यू ओबीसी कोटा टू मुस्लिम्स, एक मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। राजस्थान सरकार के मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो ओबीसी कोटा जो है उसका रिव्यू करेगी जो मुसलमानों का को दिया जाता है। क्या ये वैध है? क्या वो रिव्यू करने का अधिकार है? और अगर है तो क्या वो सस्टेन कर सकता है? अगर कोई राज्य सरकार जबरन प्रयास करती भी है तो क्या वो सस्टेन करेगा? न्यायालय में, कोर्ट में, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो दोस्तों, आज यही हमारा मुद्दा है कि क्या ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमान खा जा रहे हैं, उनके कारण रिजर्वेशन खराब हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या कुछ और कारण है जिसकी वजह से ओबीसी को रिजर्वेशन ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें दो पेच हैं, दो प्रश्न हैं। पहला, ओबीसी रिजर्वेशन का मुसलमानों से रिश्ता, और दूसरा, ओबीसी रिजर्वेशन में ओबीसी जातियों को अगर रिजर्वेशन उतना नहीं मिल रहा है जितना कि अपेक्षित है, तो इसकी वजह क्या है? मुस्लिम कारण है या और कारण है? इसी पर हम आज कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं बार पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि ओबीसी रिजर्वेशन जो मंडल आयोग की सिफारिश पर है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं किया गया है। उसमें धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन ही नहीं दिया गया है। भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार मान करके रिजर्वेशन को प्रतिपादित किया गया है। अगर आप देखें तो ये जो हमारे संविधान की जो धारा है 15(4), 16(4), ये डील करती हैं इससे, और फिर उसमें जो समय समय पर संशोधन किए गए उसके आधार पर रिजर्वेशन को उसमें जगह दी गई, और कैसे रिजर्वेशन लागू किया जाएगा इसके बारे में भी सारी चीजें व्याख्यायित की गई। और दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी को जो ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी कोटे में, वो सभी मुसलमानों को नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल साफ समझने की जरूरत है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट्स को। मंडल आयोग की सिफारिश के तहत जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाते हैं वे लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। उसमें कोई अलग क्राइटेरियन नहीं है, उसमें अलग कोई कोटा विद इन कोटा नहीं है कि इतना % मुसलमान को मिलेगा, इतना हिंदू को मिलेगा। ऐसा कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों, मंडल आयोग की रिपोर्ट का जो अनुच्छेद, उसका जो पैरा यू कह सकते हैं, वो पैरा जो 31-22 है, 31.22, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 27% जो आरक्षण है जिसकी सिफारिश वो करता है आयोग, उसमें हिंदू ओबीसी और गैर हिंदू ओबीसी दोनों शुमार किए जाते हैं। तो इसको ध्यान देने की बात है। और यही नहीं, 1992 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिस फैसले को इंदिरा साहनी फैसला कहा जाता है, इंडियन स्टेट बनाम इंदिरा साहनी, ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट है 1992 का, मंडल आयोग को जो चुनौती दी गई थी, जो ओबीसी रिजर्वेशन को एक तरह से चुनौती थी, उसमें जो ये सब चीजें लाई गई, उसी के तहत आपको याद होगा दोस्तों कि क्रीमी लेयर भी फिक्स किया गया था, उसको भी डाला गया था, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहीं से रिकमेंड नहीं किया गया था। तो इंदिरा साहनी फैसले में भी इस बात को तस्दीक किया गया, उसको अप्रूव किया गया है कि ओबीसी हिंदू हो चाहे गैर हिंदू ओबीसी हो, उसको रिजर्वेशन प्राप्त होगा। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के कोई मंत्री जी या केंद्र सरकार के बीजेपी के टॉप या बीच के या स्थानीय स्तर के नेता अगर ये कहते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन को मुस्लिम लोग खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये हिंदू मुस्लिम विद्वेष पैदा करने का एक अभियान है। और इसको अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी सलाह है, अगर उसके अनुसार काम किया जाए तो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तथ्यतः गलत बोल रहे हैं। ओबीसी की किसी लिस्ट को करेक्ट करना, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, वो एक अलग मसला है। लेकिन ओबीसी में कौन पाएगा रिजर्वेशन, कौन नहीं पाएगा रिजर्वेशन, इसको मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट ने एक्सप्लेन कर रखा है और उसको संवैधानिक पोजीशन प्राप्त है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। तो इसलिए उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है तब तक जब तक कि आप संविधान को संशोधित न कर दीजिए। पहली तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात कि ओबीसी रिजर्वेशन को खतरा मुसलमान से नहीं है, हिंदू और मुसलमान से नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन को खतरा व्यवहारिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे जिन कुछ खास वजहों से है, वो क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और हाल के कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में यह साफ साफ दिखाई पड़ा है। सबसे बड़ा खतरा जो ओबीसी रिजर्वेशन को है, वो है प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से। मौजूदा सरकार और इसके पहले की जो सरकार थी, वह भी निजीकरण उसने अंधाधुंध किया। और मौजूदा सरकार तो खैर निजीकरण उसका फिलॉसफी है। वो पीएसयूज को, सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को लगातार उसके दायरे को कमजोर कर रही है, सीमित कर रही है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही है। अब तो शिक्षा क्षेत्र में भी आप देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ वर्ष के बाद देश में जो सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, वो लगभग बहुत कम हो जाएंगे और सारा कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन पहला वो फैक्टर है जिससे कि ओबीसी रिजर्वेशन सबसे प्रभावित हो रहा है। तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सबसे डैमेजिंग जो है, वो मौजूदा सरकार की वो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, न कि मुसलमान है। दूसरी बात लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री का मतलब जो शुरू किया था मौजूदा सरकार ने। लेटरल एंट्री का मतलब किसी भी सरकार की सेवा में, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा ही क्यों ना हो, जो हमेशा कंपटीशन से लोग जाते रहे हैं, उसमें बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से सरकार अपनी पसंद से कुछ लोगों को चुन करके अलग अलग क्षेत्रों के, और उनको घुसा देती है और कहती है कि ये प्रशासन देखेंगे। किसी को वैज्ञानिक बना देती है, किसी को कुछ भी कर देती है। और इस तरह से जो लेटरल एंट्री है, वो रिजर्वेशन, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी तरह के रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा शत्रु है लेटरल एंट्री, जो मौजूदा सरकार की एक खास पॉलिसी है। तीसरी जो बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां। मौजूदा सरकार ने क्या किया है कि जितनी आप कहीं अस्पताल में सरकारी चले जाइए या महकमों में चले जाइए, निचले दर्जे और मझोले दर्जे की अनेक पदों पर आप पाएंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हो रही हैं। अभी टॉप लेवल पर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स हैं वहां, वही सरकार चलाते हैं।
नेता लोग उन्हीं के सहयोग से ये सारा कुछ करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी वही लोग चला रहे हैं जो टॉप ब्यूरोक्रेट है। तो अपने हितों को वो बहुत बढ़िया से संरक्षित किए हुए हैं टॉप लेवल के लोग। लेकिन जो मझोले स्तर के पदाधिकारी हैं और निचले दर्जे के जो कर्मचारी हैं, उनके यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल जो अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत तेजी से हो गए हैं, बहुत तेजी से। और कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोजीशंस हैं, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे लेटरल एंट्री में नहीं है, जैसे प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है जिन उपक्रमों का, उनमें नहीं है। तो रिजर्वेशन के सबसे खिलाफ कौन खड़ा है? खिलाफ खड़ा है वो जो लेटरल एंट्री कर रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स करा रहा है सरकारी क्षेत्रों में। रिजर्वेशन के खिलाफ वो है। लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको बरगलाया जा रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन का दुश्मन कौन है भाई? मुसलमान है। ये सिरे से गलत बात है। इसका न सिर है और न पैर है। लेकिन अगर टेलीविजन चैनलों पर लगातार यही दिखाया जा रहा है किसी नेता के बयान से, तो लोग क्या समझेंगे और क्या सोचेंगे? वो एक तरफा वही बात जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि ईडब्ल्यूएस में भी अन्य वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस पर जब सुप्रीम कोर्ट का अप्रूव करता हुआ फैसला, उसको तस्दीक करता हुआ फैसला आया था, तो उस समय के चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट ने यह रिकमेंड किया था और अपने माइनॉरिटी फैसले में कहा था कि अन्य वर्गों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए जो अपर कास्ट के नहीं है। लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस भी दलित, आदिवासी, ओबीसी के जो एफर्मेटिव एक्शन के हक हैं उनको कुंद करता है, कमजोर करता है। और सामाजिक शैक्षिक आधार पर पिछड़ेपन को जो माना गया है रिजर्वेशन का बेस, उससे बिल्कुल वो इतर, बिल्कुल उससे अलग एक प्रावधान है जो प्रचंड बहुमत के बल पर मौजूदा सरकार ने पारित कराया था। तो ये जो कुछ कारण है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रिजर्वेशन को हिंदू मुस्लिम से लगातार उलझाया जा रहा है और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। उनको अज्ञान का एक तरह से उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि बहुत संक्षेप में इस बात को बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में चूंकि इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है और अलग अलग कारण उसके हैं। कभी कोई कोर्ट का फैसला आ जाता है, कभी किसी टॉप नेता का बयान आ जाता है और ये सारा मामला उलझा दिया जाता है। तो ये बताना मुझे जरूरी था कि मुसलमान लोगों को जो आरक्षण मिलता है, कुछ एक एक्सेप्शन के अलावा पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है, जनरल यही है आमतौर पे कि जो रिजर्वेशन मिलता है वो पिछड़े वर्गों को मिलता है और वो मंडल आयोग की, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर मिलता है। इसके पहले जो मिलता था वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सर्वेक्षणों के आधार पर रिकमेंडेशंस थे। लेकिन भारत सरकार के अधीन जो रिजर्वेशन है वो मंडल आयोग के कारण मिलता है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से लोगों को निकाल देना चाहिए और नेताओं से सवाल जवाब करना चाहिए कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।